Hello everyone, I am Dr. Aditya Sharma and I have secured All India rank 70 in UPSC CSE 2022 and this was my first attempt. मेरे को सबसे ज़्यादा इनफैक्ट ये लोग बहुत पूछ रहे हैं कि जैसे मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था और मैंने MBBS किया है, मैंने अपने इंटर्नशिप में ही अपना प्रीलिम लिख दिया था। उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ी थी, है ना, कि कैसे कैसे उसको करना है। तो काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि कैसे एग्जैक्टली किया टाइम मैनेज, क्योंकि ये मेरे को लगता है पर्सनली भी कि यूपीएससी इतना मुश्किल नहीं है, बस उसमें टाइम मैनेज करके अलग अलग चीज़ों को पढ़ना वो ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि यूपीएससी हमें पता ही है, इट इज़ द जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन। इसके लिए मुझे लगता है कि यूपीएससी में टाइम मैनेज करना सबसे ज़्यादा एसेंशियल है। तो आज का हमारा यही सेशन रहेगा, टाइम मैनेजमेंट टिप्स इन यूपीएससी, है ना। उससे पहले थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ कि आई एम डॉक्टर आदित्य शर्मा and I have done my MBBS from Government Medical College and Hospital Chandigarh. I have written and cleared the UPSC CAPF exam for 2 years, 2021 and 2022. But due to some reason, I was not able to appear for the 2021 interview, है ना. And now the second 2022 interview is on 7th July. तो मैं वो भी नहीं दे पाऊँगा. I was also recommended as captain in the army as a medical officer and assistant commandant in the CRPF as a medical officer, है ना. ये सब मैंने मोस्टली ये सारे एग्जाम्स मैंने एक ही साल में दिए थे, है ना. इसके अलावा मैंने हिमाचल सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू भी दिया था, तो ये सारा कुछ एक साल के अंदर अंदर ही हो गया था. काफ़ी ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट की इसकी ज़रूरत पड़ी एंड उस टाइम पे अलॉन्ग साइड मेरी इंटर्नशिप चली रही थी. है ना, कैसे मैंने किया उसको ओवरऑल, है ना. थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ एक बार अपना, मैं टाइमलाइन आपको बताता हूँ तैयारी का, है ना, और ओवरऑल कैसे कैसे मैंने चीज़ों को डिवाइड किया था. फिर थोड़ा सा मैं एक बार 1 ईयर प्लान भी बता दूंगा, है ना, इन केस यूर अपीयरिंग फॉर 2024, या अगर 25 के लिए भी हो तो भी बहुत अच्छा है. ठीक है. हमारा अगर MBBS के जैसे मैं थर्ड ईयर में, है ना, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर हमारा 1.5 ईयर्स का होता है, थर्ड ईयर फाइनल ईयर, है ना, एंड देन वी हैव द इंटर्नशिप विच इज़ 1 ईयर लॉन्ग. ठीक है. मैंने क्या किया, सेकेंड ईयर में मैं थोड़ा थोड़ा मन बना रहा था कि क्या करना है ना. मैं स्ट्रीम के बारे में थोड़ा सा लेके कंफ्यूज था कि क्या करना चाहिए आगे. इसका रीज़न ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ वैसे, बट मेरे एल्डर सिस्टर डॉक्टर थे, तो मैंने उनका देखा वर्क प्रोफाइल, मुझे बहुत अच्छा लगा. मेडिसिन बहुत ही नोबल प्रोफेशन था. बट जब मेरे को सेकेंड ईयर में मेरे को लगा कि मैंने पेशेंट्स थोड़े से देखने शुरू करे क्लिनिकली, तो मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मोस्टली जो पेशेंट्स आ रहे हैं, दे आर ड्यू टू लैक ऑफ एजुकेशन, दे आर ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस, दे आर ड्यू टू लैक ऑफ सैनिटेशन, प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर. तो इन सब चीज़ों की वजह से थे. तो मुझे लग रहा था अगर एक एडमिनिस्ट्रेटर जिसका थोड़ा सा भी एक्यूमेन हो हेल्थ की तरफ, तो मे बी वो ज़्यादा वंडर्स लेके आ सकते हैं इस डायरेक्शन में. एंड दैट वाज व्हाट प्रॉम्प्टेड मी टू स्टार्ट, है ना. उसके बाद ऑब्वियसली आई हैड घर वालों की सपोर्ट काफ़ी, उन्होंने हर टाइप पे मुझे सपोर्ट किया. एंड फाइनल ईयर में ऑल्सो देयर वाज द कोविड पैंडमिक, जिससे मुझे लगा कि यार कोविड आ गया है और कितना, और फिर कई हमारे जो डॉक्टर टर्न्ड एडमिनिस्ट्रेटर्स थे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन थी डॉक्टर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स की. तो उस टाइम मुझे लग रहा था अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटर ऑलरेडी डॉक्टर हो तो कितना बेनिफिट हो सकता है. दैट एम्बोल्डन माई रिजॉल्व. खैर एनीवेज, मैंने अपना सेकेंड ईयर में मन बनाया. थर्ड ईयर वॉज द वन वेयर आई एक्चुअली स्टार्टेड माई प्रिपरेशन. ठीक है, स्टार्ट. देन यहाँ पे मैंने अपना लोकल कोचिंग लिया चंडीगढ़ से. उसके बाद आई हैड फाइनल ईयर फॉर सेल्फ स्टडी, है ना. इन इंटर्नशिप में आई डिड सेल्फ स्टडी एंड एट द फैग एंड ऑफ माई इंटर्नशिप मैंने यहाँ पे कहीं अपना प्रीलिम लिख दिया. फिर प्री के और मेंस के बिल्कुल ऑलमोस्ट मिड पॉइंट पे मेरी इंटर्नशिप ख़त्म हो गई. फिर जो लास्ट का मेरे पास 1.5-2 महीना था, उसमें मैं सॉलिडली पढ़ाई कर रहा था बिना किसी चीज़ के. एंड देन मेंस के बाद आई जस्ट गेव माई इंटरव्यू, है ना. इस टाइम मैंने कुछ ज्वाइन नहीं किया. आई डिड नॉट थिंक इट वाज प्रैग्मेटिक कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अगर इतना क्लियर हो गया तो लेट इट बी, लेट अस जस्ट गिव आवरसेल्व्स अ चांस थोड़ा सा और, है ना. अच्छे से करा मैंने. ये था. अब आप देखोगे अगर मेरी तैयारी है तो रफली 2.5 ईयर्स के ऊपर स्प्रेड थी, जिसके अंदर कॉलेज भी था, है ना. दिस इज़ एक्चुअली एप्लीकेबल फॉर द वर्किंग प्रोफेशनल्स, है ना, जो भी है वर्किंग प्रोफेशनल्स हमारे. उनको अब क्या करना है, जैसे अगर उनके पास, आप लोग अगर 2 साल का प्लान बना के चल रहे हो यूपीएससी की तैयारी का, फर्स्ट ईयर वुड शुड बी फोकस्ड ऑन सिलेबस कवरेज अच्छे से, अलॉन्ग विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सेल्फ स्टडी. उसके अलावा जो सेकेंड ईयर होगा दैट विल बी फुल ऑन सेल्फ स्टडी. उसके अंदर हम थोड़ा सा मेंस के चीज़ों को भी एक्सप्लोर करेंगे. और फर्स्ट ईयर में आफ्टर 3 मंथ्स ऑफ योर जीएस, जब आपने फर्स्ट टाइम लाइफ में स्टार्ट किया जीएस, उसके 3 मंथ्स बाद यू कैन जस्ट स्टार्ट टेकिंग योर ऑप्शनल पैरेलली. थोड़ा थोड़ा ऑप्शनल भी हम लोग स्टार्ट कर लेंगे उस टाइम पे. ठीक है. फिर ओवरऑल ये पैटर्न है.
चलो इसको हम और डिस्कस करते हैं, पहले कुछ पॉइंटर्स देख लेते हैं जो हमारे पास है ना। सबसे पहला है कि अपना जो हम डेली लेवल पे हम लोग टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं वो कैसे किया जाए, ठीक है। उसके अंदर ना ऐसा है कि डेली कई लोग बोलते हैं कि आप यार कितने घंटे पढ़ते थे डेली, है ना। सो घंटे कभी नहीं होते कि यार डेली मैंने इतने ही पढ़ने हैं, स्पेशली अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो। क्योंकि होता ऐसा है कि कई बार दिन में आपके पास 3 घंटे, कई बार 6 घंटे, कई बार 4 घंटे, कई बार 5 घंटे है। यार आज पर 6 घंटे थे पर आज मैं पढ़ नहीं पाया, ऑफिस में कोई पार्टी होगी, कॉलेज में कोई फेस्ट आ गया, ठीक है, या कोई बीमार हो गया, या कहीं जाना पड़ गया, कुछ हो गया, तो नहीं गए, तो कोई बात नहीं, अगले दिन के 4 घंटे या पढ़ेंगे। बट इसके अंदर मेन दिक्कत क्या होती है, ये नहीं ना पढ़ा तो हमने अगर इस दिन का कोई टारगेट बनाया हुआ है तो वो बैकलॉग होके आ जाता है, फिर बैकलॉग होता है, फिर बैकलॉग होता है, बैकलॉग होता है, और फिर कई बार तो इस चक्कर में आप टेंशन में पढ़ भी नहीं पाते हो, बैकलॉग मल्टीप्लाई होता रहता है ना। फिर अल्टीमेटली आपको ऑलमोस्ट डबल द टाइम लग जाता है। तो हमने ये वाली चीज़ अवॉइड करनी है। ये वाली चीज़ कैसे अवॉइड करनी है, अपने आप को रिलैक्स रख के, ठीक है। अब अपने आप को रिलैक्स कैसे रखना है, ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने बोला ना सेटिंग मैक्रो टारगेट्स, तो मैं पर्सनली क्या करता था कि मैं 15 से 20 दिन का टारगेट बना लेता था कि अगर मैंने एंशियंट मिडीवल कल्चर रिवाइज़ करना है तो मैंने 15 दिन में रिवाइज़ करना है अगर, ठीक है। तो अगर मैं सपोज डे 3 पे नहीं पढ़ पाया, डे 4 पे भी कुछ आ गया, नहीं पढ़ पाया, तो मुझे पता चल जाएगा बाय डे 7 कि यार मैं तो अपनी स्पीड से स्लो चल रहा हूँ, है ना। तो अब मेरे को क्या करना चाहिए, तो मैं अगले वाले दिनों में ट्राई करूँगा कि मैं मैक्सिमाइज़ करूँ फिर, क्योंकि मेरे पास अभी लंबा टारगेट है टाइम अचीव करने को। कई लोग होते हैं लास्ट मिनट तक टारगेट को नहीं अचीव करते, है ना, कि चलो लास्ट मिनट पे जोर लगा के कर लेंगे। तो वही कुछ साइकोलॉजी रखी हुई थी कि इन केस अगर नहीं होएगा, 7वें दिन तक आधा नहीं खत्म हुआ है तो कोई बात नहीं, अगले दिनों में एक्स्ट्रा जोर मार के खत्म करेंगे। तो मैक्रो टारगेट था, तो दिल में ऐसी चिंता नहीं होती थी कि यार आज का नहीं करा, बल्कि चिंता ओवरऑल 15 दिन की थी कि 15 दिन तक तो खत्म करना ही है। अगर इन केस नहीं भी हुआ 15 दिन में यार, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा और जोर मार के 20 दिन तक कर लेंगे, पर काम अच्छे से करेंगे, ठीक है। ये होती है बात। तो मैं थोड़े से मैक्रो टारगेट्स रखने में ज़्यादा विश्वास रखता था रादर देन डेली के रीडिंग आवर्स, ठीक है। एक तो ये बात हो गई। आवर्स डेली की बात जैसे मैंने आपको बताई, अगर मैं बोलूँ ऑन एन एवरेज अगर आप 6 घंटे डेली पढ़ रहे हो 1 साल तक, बहुत ही बढ़िया है ना। अगर आप 10 घंटे डेली पढ़ रहे हो डेली, तो आप पढ़ ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपका 4 दिन बाद बर्नआउट टाइप सा हो जाएगा और आपको अच्छे से नहीं होएगा। अगर आप 10 घंटे फिर उसके बाद बैठ के पढ़ भी लोगे तो उसके अंदर से प्रोडक्टिव आवर्स आपके थोड़े से कम होंगे, है ना। अगेन अगर आप पढ़ सकते हो 10 घंटे, जैसे द ओनली टाइम आई स्टडी 10 आवर्स वॉज बिटवीन माई प्री एंड मेन्स। उस टाइम पे मोटिवेशन थी, उस टाइम पे स्टेक्स बहुत हाई थे, उस टाइम पे करना ज़रूरी था, बट उससे पहले तो इतना नहीं हो पाता था। अगर आप बिल्कुल फ्री हो, वर्किंग प्रोफेशनल नहीं हो, तो 7 से 8 घंटे डेली पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। पर हम लोगों ने उसमें इफेक्टिव स्टडी करनी है। हमने ये नहीं करना कि हम बस किताब खोल के बैठे थे इतनी देर, नहीं, इफेक्टिव स्टडी करनी है, वो चीज़ समझ आनी चाहिए। तो वर्किंग प्रोफेशनल्स का एक छोटा सा बेनिफिट भी होता है ये कि अगर आप जैसे पढ़ रहे हो ना कोई चीज़, तो अगर आपको पता है कि दिन में मेरे पास 3 ही घंटे हैं, तो उन 3 घंटों का आप इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करते हो। काफ़ी बार ऐसा होता है कि कोई अगर बिल्कुल ही फ्री बैठा है बंदा और वो थोड़ा सा बोर हो गया जीवन में और वो पढ़ रहा है, तो वो 7 घंटे में से हो सकता है इफेक्टिवली सिर्फ 4 घंटे ही पढ़ रहा है या 3.5 घंटे ही पढ़ रहा है। अगर आप अपना 3 से 4 घंटे निकाल के पढ़ रहे हो, तो वर्किंग प्रोफेशनल्स का थोड़ा सा जील ज़्यादा होएगा कि यार हमारे पास इतना ही टाइम है, इतने में ही पढ़ना है, तो इतने में से अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तो वो वर्चुअली इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए कभी किसी ने नहीं सोचना कि हम किसी से आगे हैं या हम लोग बिल्कुल फ्री होकर पढ़ रहे हैं या हम काम करते हुए पढ़ रहे हैं, तो वो नहीं करना। बट आई वुड रिक्वेस्ट कि प्री और मेंस के बीच में थोड़ा सा यार लेना पड़ेगा आपको सबैटिकल, थोड़ा सा छुट्टी लेना पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम पे अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो फिर उसमें ज़रूर आप मेंस सेल थ्रू कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है उसमें, है ना। सो ये है वो बात। तो आवर्स डेली वाली भी हमने बात कर ली कि कोई ऐसा बहुत है ना फिक्स वो आवर्स है नहीं जितने हमें करने हैं, पर हमें बस अपना टारगेट पूरा करना है। और एक चीज़ और है, अगर आपने डेली का टारगेट रखा है और आपका रात के 8 बजे तक डेली का टारगेट खत्म हो गया है, इसका मतलब टारगेट तो थोड़ा सा छोटा था, है ना। टारगेट कभी खत्म नहीं होते लॉजिकली, बट क्योंकि हमें टारगेट वैसे रखने चाहिए कि हमको अपने आप को पुश करना पड़े उनको करने के लिए, और कई बार बंदा पुश नहीं कर पाता तो टारगेट खत्म नहीं होता, विच इज़ नेचुरल, ठीक है। न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाए 2 दिन, उसके बाद तीसरे दिन स्ट्रेस हो गया, इट इज़ नेचुरल, है ना। तो ये सब चीज़ें रहती हैं। तो आपको पहले से ही अपने आप को सॉर्टेड रखना है, अपने आप को क्लियर रखना है कि है ना मैंने कैसे टाइम मैनेज करना है। तो ये इसके अंदर का की पॉइंट है, ठीक है। फिर इसके अंदर है कि टाइम टू एंजॉय, हमारी प्रोडक्टिव ब्रेक्स क्या होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके अंदर ऐसा नहीं है, यूपीएससी की तैयारी आपकी चल रही है ना, हमेशा आपके टाइम पे बैक ऑफ द माइंड पे एक स्ट्रेस है कि है ना यार ये यूपीएससी है कैसे निकलेगा, क्या है। कोई बात नहीं, वो स्ट्रेस होना बहुत नेचुरल है, होना भी चाहिए, वही आपको पुश करेगा आगे करने के लिए। अगर आपके पास कोई स्टेक्स नहीं है जो आपको पुश कर रहे हैं, तो फिर आपका इतना ज़्यादा परफॉर्मेंस इनहेंस नहीं होएगा। तो ब्रेक्स ऐसे नहीं लेनी कि हम लोग भाई 10 दिन जो है घूमने चले गए कहीं पे आज, है ना, घूमने चले गए 10 दिन और फिर उसके बाद आ गए हैं, उसके बाद 5 दिन सेटल होने में लग गए, आधा महीना वेस्ट हो गया और हम नहीं पढ़ पा रहे। ब्रेक्स कुड भी कि यार आज मैंने पढ़ लिया 7 घंटे, अच्छा सा फील हो रहा है, आज रात को 3 घंटे की मूवी देख लेता हूँ और टाइम से सो जाऊँगा,
या फिर अभी इस हफ्ते ठीक ठाक पढ़ाई हो गई है यार, ठीक लग रहा है मुझे थोड़ा सा, आई थिंक आई डिजर्व अ ब्रेक, वीकेंड संडे को चले गए, दोस्तों के साथ मूवी देखा है। ऐसे टाइप की ब्रेक्स आप कर सकते हो, है ना, आधे दिन की, मे बी एक दिन की काफ़ी दिन बाद, तो ऐसे ऐसे हम ब्रेक्स करेंगे। बट ओवरऑल हम दिन में थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा तो पढ़ते ही रहेंगे, कोई ऐसे बहुत सीरियस गैप्स नहीं डालने, क्योंकि गैप डाल दिया तो उसके बाद दोबारा पढ़ाई उठाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है ना, ये एक बहुत ज़्यादा मेन बात रहती है। सो टाइम टू इन्जॉय जो हमने करना है वो प्रोडक्टिव ब्रेक्स लेनी है। एक लाइफ में अगर आपको टाइम मैनेजमेंट करनी है तो उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है, जो मैं आपको बता देता हूँ, आपको पता होगी ये बात, और मैं आपको अपने पर्सपेक्टिव से बताता हूँ कितनी वो बात सच है और कितनी नहीं है। डिसिप्लिन लाना रूटीन में, ठीक है, क्योंकि होता है ऐसा है कि हम लोग ना कई बार बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन नहीं मेंटेन कर पाते हैं, क्योंकि कई लोगों का साइकिल होता है कि हम लोग अर्ली मॉर्निंग पढ़ते हैं, कई कहते हैं हम लोग लेट नाइट पढ़ते हैं, है ना, तो इसके अंदर ना कोई वो दिक्कत नहीं है। मैं पर्सनली वो था कि जो लेट नाइट तक पढ़ता था, अर्ली मॉर्निंग नहीं उठा जाता था मेरे से, तो ठीक है नहीं उठा जाता था मेरे से, बट काफ़ी बार इसका वो हो जाता था कि यार अगला दिन थोड़ा सा स्लो स्टार्ट हुआ है, अगले दिन ग्रूव बनाते बनाते अच्छे से पढ़ते पढ़ते शाम के 7-8 बजे तक पीक टाइम आ रहा है पढ़ाई करने का, है ना, उसके बाद रात तक पढ़ाई कर रहे हैं, फिर सो रहे हैं, फिर सुबह उठ रहे हैं, वो भी ठीक है अगर आप इसमें डिसिप्लिन मेंटेन कर पा रहे हो तो ठीक है। पर डिसिप्लिन सिर्फ इस तरह का नहीं है, डिसिप्लिन इस तरह का भी है कि शाम को हम लोग 4 से लेकर 5 बजे तक चाय की ब्रेक ले रहे हैं, तो हमने कहा चल यार दोस्तों के साथ चाय पी आते हैं, ये लोग सारे लाइब्रेरी में साथ में पढ़ रहे हैं, चले गए, तो उस टाइम पे आपकी ब्रेक अगर आधे घंटे की है तो ठीक है, वो 1 घंटे की ब्रेक नहीं होनी चाहिए, है ना। ब्रेक को भी हम इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकते हैं, है ना, हम लोग अगर दोस्तों से बात कर रहे हैं, है ना, कि भाई कैसे कैसे चल रहा है, क्या हो रहा है, जैसे अगर मैं दोस्तों से अपने बात कर लूँ कि मैंने इतना पढ़ लिया यार, आज ऐसे ऐसे हो गया, ये कर रहा हूँ मैं, आगे मेरा ये प्लान है, ये करूँगा, ठीक है, प्रोडक्टिव है, बहुत अच्छी बात है, आप अपने दोस्त से डिस्कस करो। बट अगर आपको उस बात की चिंता होगी कि यार मेरे दोस्त ने मेरे से ज़्यादा पढ़ लिया और सो ऑन, तो वो बात ठीक नहीं है फिर, है ना। तो हमने ब्रेक जो लेनी है वो हमने इफेक्टिवली लेनी है, हमने ना उसके पीछे वो नहीं टाइम वेस्ट करना ज़्यादा कि है ना क्या हो गया। सो आई थिंक ये एक और की पॉइंट है, ठीक है। उसके अलावा लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, मैक्सिमाइज द टाइम यू हैव, ठीक है। अब मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ, जैसे डिसिप्लिन वाली पहले तो हम बात कर रहे थे कि डिसिप्लिन है कि यार खुद को मनाना है कि यार अब मेरे को पढ़ना ही है, जो मर्जी हो जाए, है ना, मेरे को इतनी देर में ही खाना खाना है, मेरे को इतनी देर में ही नहाना है, मेरे को इतनी देर ही दोस्तों के साथ बात करनी है, ठीक है, और मेरे को इतने दिन अपना टाइम निकाल के पढ़ना है, तो वो डिसिप्लिन एक होना ज़रूरी है। ऐसे नहीं हो सकता कि आप बिल्कुल लैकडाइसिकल एटीट्यूड से बैठे हो कि कोई बात नहीं यार कल ये कर लेंगे, आज थोड़ा बैठ जाते हैं, फ़ोन चला लेते हैं, गेम खेल लेते हैं, नहीं, फ़ोन चलाना है चला लिए 1 से 2 घंटे रात को सोने से पहले, ठीक है, बाकी पूरा दिन अगर हम पढ़ रहे हैं तो बहुत बढ़िया है ना, यूट्यूब चला लिया उस टाइम पे। एक क्वेश्चन और आता है टाइम मैनेजमेंट में कि यार सोशल मीडिया को क्या बिल्कुल ही हम लोग आउट कर दें, है ना, कि यार ये तो बहुत टाइम खाता है, वेस्ट करता है, टाइम खाता है, वेस्ट करता है। बट क्या मैंने सोशल मीडिया को आउट किया था? नहीं, मैं सोशल मीडिया पे था, है ना, प्रेजेंट था, मैं इंस्टाग्राम वगैरह पे था, मैं, है ना, यूज़ करता था इंटरमिटेंटली, बहुत ज़्यादा पोस्ट या अपडेट्स नहीं करता था, पर हाँ एक एवरेज यूज़र की तरह मैं भी उसको उतना ही यूज़ करता था। बट अगर कोई मुझे पूछे कि क्या मैंने आज तक कभी IAS IPS की रील्स एंट्री वीडियोस देखी है, मैं बोलूँगा नहीं, मैंने नहीं देखी, क्योंकि वो मुझे पता था टाइम वेस्ट है। सोशल मीडिया का एक और ड्रॉबैक है जो हमें हो जाता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, है ना। ये क्या फियर ऑफ मिसिंग आउट होना चाहिए? नहीं, क्योंकि आप सोचो कि आप किस पर्पज़ के लिए काम कर रहे हो, एक ब्रॉडर पर्पज़ के लिए काम कर रहे हो। क्या 2 दिन में अब मेरे दोस्त घूमने चलेंगे, क्या वो मुझे ज़्यादा लाइफ में इफेक्ट करेगा कि यार कल को मैं एक ब्यूरोक्रेट बन के लोगों की हेल्प करूँ, तो वो वाली बात होती है ना। सो आप निश्चय याद रखना है कि हम एक मोटे बड़े पर्पज़ के लिए काम कर रहे हैं ना, रादर देन स्मॉल स्मॉल थिंग्स इन लाइफ। तो आई थिंक फिर हमारा जो ये फियर ऑफ मिसिंग आउट है वो खत्म हो जाएगा कहीं ना कहीं। सो मुझे कभी बुरा नहीं लगता था इंस्टाग्राम खोल के अगर मेरे दोस्त घूम रहे हैं, बोल रहा था अच्छी बात है, एक नए दिन हम भी घूमेंगे, अब घूमेंगे, है ना। सो फिर ये होता है, तो फिर इसलिए ये सब बातों का आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका टाइम मैनेजमेंट को इफेक्टिव कर सकती है बात, है ना, कि हमने फियर ऑफ मिसिंग आउट से अवॉइड होना है थोड़ा सा, ठीक है। अब मैक्सिमाइज टाइम यू हैव की हम लोग बात कर रहे थे। सो इसके अंदर क्या होता है कि जैसे मेरे को अब पता है कि मेरी 12 घंटे की आज नाइट शिफ्ट लगी हुई है, ठीक है, शाम के 8 बजे से सुबह के 8 बजे तक, ठीक है। सुबह के 8 बजे अगर मैं सोऊंगा तो 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 बजे तक उठ जाऊंगा, है ना, आधा घंटा खाना खाऊंगा, 3:30 हो गए हैं। उसके बाद अगर मैं पढ़ने बैठ जाऊंगा बेस्ट केस सिनेरियो में, तो मेरे पास कितना टाइम रहेगा? 3:30 से, चलो 4 से 8, 4.5 घंटे हो गए। मान लो आधा घंटा मेरे को कहीं बाहर जाना पड़ गया, जल्दी ड्यूटी के लिए निकलना है, आधा घंटा पहले घर से, तो 4 घंटे में पढ़ पा रहा हूँ, ठीक है, 4 घंटे पढ़ लिए। अब इसमें क्या है, मुझे पता है नाइट ड्यूटी में चलो हेक्टिक काम है, 8 से लेके, है ना, 2 बजे तक हेक्टिक है, पर मुझे पता है 2 से लेके 4 तक थोड़ा सा लाइट है, पेशेंट थोड़े से कम आते हैं।
है ना। तो मैं 2 से लेकर 4 वाला टाइम जो है डॉक्टर्स ड्यूटी रूम में बैठूंगा और मैं 2 घंटे और पढ़ लूँगा। तो वर्चुअली इफेक्टिवली मैंने कितना घंटे पढ़ लिए दिन में? 6, है ना। तो ऐसे होता है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि यार कोई ऑफ डे ही आ गया कि यार आज भाई सैटरडे संडे ऑफ हो गया किसी चीज़ का, बाई चांस होता है जीवन में, हो जाता है सैटरडे संडे ऑफ आ गया, तो उस दिन दोनों दिन 8-8 घंटे पढ़ लिया। बाकी अगर हफ्ते अगर मैं 4 से 6 घंटे पढ़ रहा हूँ डेली, तो सो ऐसे करके वी हैव टू मैक्सिमाइज वट एवर टाइम दैट वी हैव। हमने ये नहीं सोचना कि यार अब आज कम पढ़ाई हुई है, कल ज़्यादा पढ़ाई हुई है, नहीं, ये सब बातें नहीं चलेंगी। जितना टाइम मिला है उसको बेस्ट यूटिलाइज करो और पढ़ो, और जितना इफेक्टिवली आप पढ़ सकते हो उतना आपको ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि पता है क्या होता है, किसी टॉपिक को किसी को पढ़ने में 2 घंटे लगेंगे, किसी को आधा घंटा लगेगा। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हर एक का लर्निंग कैपेसिटी, हर एक का लर्निंग स्किल डिफरेंट है ना। सो ऐसा नहीं करना है अगर वो भी 8 घंटे पढ़ रहे हैं मैं भी 8 घंटे पढ़ूंगा, हो सकता है मुझे वो चीज़ 6 घंटे में समझ आ जाए, या हो सकता है मुझे 10 घंटे में समझ आए। तो है ना, अपनी कैलिब्रेशन आपको उस हिसाब से करनी है। बट जितना टाइम है उतने में ही पढ़ सकते हो, उससे ज़्यादा तो आप पढ़ भी नहीं सकते हो। तो जस्ट टाइम मैनेजमेंट का बेसिक रूल है कि डोंट वेस्ट इट। इफ़ यू आर वर्किंग और डूइंग समथिंग देन लेट इट बी, डोंट लेट इट अफेक्ट योर टाइम दैट यू विल बी यूजिंग टू स्टडी लेटर ऑन। ठीक है, उसमें नहीं बाधा आनी चाहिए कि टेंशन में मैं वो टाइम भी वेस्ट कर दिया। ठीक है, ये नहीं करना है आपने। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट का ये तो हो गया ड्यूरिंग द प्रिपरेशन फेज। एक टाइम मैनेजमेंट का होता है ड्यूरिंग द एग्जाम, वो भी उतना इक्वली इंपॉर्टेंट है। पूरे साल टाइम मैनेजमेंट कर लिया, पेपर में करा नहीं, फिर दिक्कत आ जाएगी, है ना। तो उसके लिए भी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं एक बार। ठीक है, इसको मैं एक बार वाइप ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा वील स्टार्ट ऑफ विद प्री, जिसके अंदर हमारा जीएस है, सीसैट है, प्रीलिम्स। अब मैं आपको बताता हूँ मैंने पर्सनली कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। जीएस में मैंने किए थे 100 सारे, सीसैट में मैंने किए थे 76 80 में से। ठीक है, सो मतलब मैंने मोरलेस काफ़ी हैवी अटेम्प्ट वाली साइड पे रहता था। तो ये भी कैसे हो पाता था, क्योंकि टाइम मैनेज होता था। मैंने नॉर्मली जीएस में 94 अटेम्प्ट करने थे, पर एंड में मैंने देखा मेरे पास 20 मिनट बच गए और 6 क्वेश्चन बचे हैं। तो 20 मिनट में 6 क्वेश्चन सामने पड़े थे, क्या करना था, अटेम्प्ट कर दिए। ठीक है, तो ये बात होती है। तो कैसे किया ये, सो इसके अंदर सबसे पहला तो ये है ना कि हम जब अपना पेपर देखते हैं ना, तो जब 1 to 100 क्वेश्चन आपके पेज में है ना, अगर पहला क्वेश्चन आ गया ना, हाउ मेनी ऑप्शंस आर करेक्ट, और आपको बिल्कुल ही नहीं पता यार, ओनली 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर 4 पेयर, नहीं समझ आ रहा है, तो कोई बात नहीं, लेट इट बी, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। तो ऐसे नेक्स्ट करते करते फर्स्ट रीडिंग हमारी कम से कम आई थिंक आधे घंटे में हो जाती है। उसके अंदर वी माइट हैव डन अराउंड 28 to 30 क्वेश्चन। एक और खास बात है टाइम मैनेजमेंट की, कि साथ के साथ जो भी आपने ऑप्शन अपना पक्का कर लिया पेपर में, उसको ओएमआर में साथ के साथ ही मार्क कर दो। तो इसके 2 फायदे हैं, एक तो है बाद में जल्दी जल्दी में कोई गलती नहीं होगी ऑप्शन मार्क करने में, और दूसरा है कि एक बार आपने मार्क कर दिया फिर दोबारा उस क्वेश्चन को सोचना ही नहीं, वो क्वेश्चन आउट हो गया पेपर से, है ना। क्योंकि हम बार बार क्या करते हैं, कई बार फिर बाद में वो आते हुए क्वेश्चन को भी ओवर थिंक करने लग जाते हैं, और उस चक्कर में हमारा इतना टाइम वेस्ट हो जाता है, और ऊपर से बाद में कई बार आंसर भी गलत हो जाता है। तो जो पक्के हैं उनको तो पहले ही मार्क कर लो। फिर फर्स्ट रीडिंग हो गई पेपर की, देन वी विल गो फॉर द सेकंड आइटरेशन, है ना। 50-50 वाले क्वेश्चंस कर लेंगे सॉल्व, है ना। 50-50 वाले कुछ छोड़ भी देंगे, जो 50-50 वाले अभी भी डाउट लग रहे हैं उनको मार्क कर लूँगा मैं, गोला कि नहीं ये ठीक नहीं है ना। सो अगले आधे घंटे में हमने और कर लिए 60 कर लिए क्वेश्चंस, है ना। फिर अगले आधे घंटे रीडिंग में आए 50-50 वाले प्लस कुछ 33 वाले जो हमें लग रहा है कि भाई इंटेलिजेंट गेस लेने लायक है, तो अगले आधे घंटे में हमने वो भी और कर लिए, ज़्यादा देर लगती नहीं है। और सब्सिक्वेंट रीडिंग में तो कम टाइम लगता है, क्योंकि ऑलरेडी हम उन क्वेश्चंस को सोच चुके होते हैं। ठीक है, सो दैट विल टेक अराउंड 30 मोर क्वेश्चंस, ऐसा कुछ। तो 90 क्वेश्चंस यू कैन ईजिली डू विद इन 1.5 आवर। अब मुझे आप ये बात बताओ, जब आप लोग घर पे अपना मॉक टेस्ट देते हो, है ना, तो आपका 1.5 घंटे में खत्म होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल जल्दी खत्म हो जाता है टाइम से। क्यों? क्योंकि हम लोग रिलैक्स होकर चिल होकर अपने पेस पे करते हैं, और हमें लगता है कि यार कोई बात नहीं, और उसका स्कोर भी ऑलमोस्ट हमारा कंपेरेबल सा ही रहता है ना। सो ये वाली बात हो जाती है हमारी टाइम मैनेजमेंट की, तो ये हमें पेपर के अंदर करनी है। ठीक है, सिमिलर इज फॉर सीसैट। इसके अंदर एक की पॉइंट है प्री के अंदर, वेन एवर यू आर स्टक विद अ डिफिकल्ट क्वेश्चन जस्ट स्किप एंड मूव टू द नेक्स्ट, है ना। ये सबसे ज़्यादा वाइज मूव है, एंड आई एम टेलिंग यू इट विल पे यू वेल। बस इतना ऐसे करो और इतना हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सी सेट पे आते हैं। सी सेट पे आई ऑलवेज हैड अ स्ट्रॉन्ग होल्ड ओवर द पैराग्राफ सेक्शन, है ना। सो मैं मैथ्स वाले पे इतना जोर नहीं डालता था, बट अटेम्प्ट तो करता ही था। सो मैं क्या करता था, पहले पैसेज वाले 2 क्वेश्चन कर लिए, उसके बाद थोड़ा सा पैसेज वाले से मोनोटनी सी आ जाती है, देन मूविंग ऑन टू द मेंटल एबिलिटी 1 3-4 उसके कर लिए, देन मूव ऑन टू द मैथ्स 1 3-4 उसके कर लिए, देन वापस पैसेज, देन वापस मेंटल एबिलिटी, देन वापस मैथ्स। ऐसे साइकिल कर करके मैं अपना पेपर पूरा कंप्लीट कर लेता था। ठीक है, सो सी सैट की ये स्ट्रैटेजी ज़्यादा रहती है, बट अगेन सी सैट के पीछे यू कैन ऑलवेज ऐड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस,
जितने ज़्यादा PYQs देखोगे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा, उतना ज़्यादा जल्दी काम होएगा, ठीक है। अब नाउ फॉर जहाँ पे टाइम मैनेजमेंट का सबसे ज़्यादा एब्सोल्यूट एसेंशियलिटी है, दैट इज़ आवर मेंस। अब मेंस के अंदर क्या होता है, हमारा हर एक GS है 20 क्वेश्चन है, 10 नंबर के और 15 नंबर के, दोनों के 10-10 क्वेश्चन है। इसके अंदर 2 पेजेस होते हैं, इसके अंदर 3 पेजेस होते हैं, 50 पेज का हमारा पेपर होता है, 250 मार्क्स के वर्थ है, ठीक है। अब हमने टाइम मैनेजमेंट करनी है, इसको थोड़ा साइंटिफिक तरीके से करेंगे और थोड़ा सा इमोशनल तरीके से करेंगे, है ना। होता क्या है कि अब हमारे को पता है कि अब हम लॉजिकली देखें तो इट वुड बी प्रैग्मेटिक कि हम लोग ऐसा कर दें कि एक, अब आप वैसे भी अगर इसको आप एवरेज निकाल के भी देखोगे, है ना, इतना कुछ परसेंटेज से आएगा कि हमें कितने पार्ट में अपना जो है 20 मार्क्स वाला 20 पेजेस अपने खत्म कर लेने चाहिए 50 पेजेस में से, ठीक है भैया। नहीं, इसके ना पिछले 5 मिनट कट कर देना, हम वो पिछले 5 मिनट आउट कर देंगे, ठीक है। सो ऐसा है, पिछले 5 मिनट नहीं, जहाँ से मैं ये वाली पॉइंट कर रहा था वहाँ से हम लोग कट कर देंगे, ठीक है। सो लॉजिकली हमारा क्या होगा कि ये 20 पेजेस हो गए हैं और ये हमारे 30 पेजेस हो गए हैं, तो टोटल हमारे 50 पेजेस हो गए हैं, ठीक है। सो 50 पेजेस को ख़त्म करना है, तो मेरा लॉजिकल एम रहता था कि 115 में 10 मार्क्स वाले हो जाए और 145 में मेरे 15 मार्क्स वाले सारे हो जाएं। तो इट मेक सेंस, इतने में ही होने चाहिए, है ना, बट एक्चुअली में होता नहीं है। एक्चुअली में क्या होता है कि लोग ना कई कहते हैं कि हम लोग 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करते थे, तो मैं जनरली सिर्फ 10 मार्क्स वाले से ही स्टार्ट करता था, क्योंकि मुझे इसकी 2 वो लगते थे। क्योंकि एक ना ऐसे है, जब हम स्टार्टिंग करते हैं पेपर की तो पहले 4-5 क्वेश्चन पे एग्जामिनर थोड़ा सा असेसमेंट लगा लेता है कि है ना इसके दिमाग में क्या चल रहा है और है ना कि ये कैसे टाइप का बच्चा है। सो हमने उस वाली चीज़ से अवॉइड करना है ना, हमने अच्छा करना है उसके अंदर, तो एग्जामिनर को लगे कि वाह यार ये तो पहली टॉपर बंदा है, इसको हर एक क्वेश्चन ही अच्छा होगा, तो घटिया आंसर भी होगा उसमें भी ज़्यादा नंबर दे देगा, ठीक है। तो ये वाली एक बात होती है 10 से स्टार्ट करने की। फिर कई लोग कहते हैं क्यों ना हम सर ऐसा कर लें कि पहले 5-10 नंबर वाले कर लें, फिर 15 वाले कर लें, फिर बचे हुए बाद में आगे 5 हम लोग 10 वाले कर लें। कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि उन्हें लगता है कि एंड में यार अगर 15 वाला हुआ नहीं तो बड़ा घाटा हो जाएगा। पर मैं बताऊँ कि ये बड़े घाटे वाली बात का सबसे बड़ा घाटा होता है, क्योंकि हम लोग क्योंकि 15 मार्क्स वाले अगर बंदा पहले कर लेना, एंड में आपके 2 10 वाले रह गए, तो बंदा बोलता है यार मैं अपने 15 वाले ही अच्छे से कर लेता हूँ कि इसमें ज़्यादा नंबर ले लूँगा, अब 2 10 मार्क्स वाले कहाँ लिखूँगा, है ना। तो उस चक्कर में वो 2 10 मार्क्स वाले छोड़ देते हैं, जहाँ पक्का ही 4-4 नंबर 8 मिलने थे। और मैं बता रहा हूँ 1 नंबर पे इतने सारे बच्चे हैं ना, 8 नंबर तो बहुत ही ज़्यादा हो गया, है ना। तो ये नहीं हमने करना। तो हम लोग देख लेंगे कैसे हमने अटैम्प्ट करना है। आप अपने मेंस के पेपर दोगे, ट्राई और टेस्ट करोगे और तब आप आगे बढ़ोगे थोड़ा सा और, है ना। सो ये वाली बात है हमारी मेन इसके अंदर। सो मेंस में अब कोई बंदा बोलता है कि हर एक क्वेश्चन को ऑन एन एवरेज भैया 7 मिनट बचता है ना। ठीक है 7 मिनट बचता होगा, बट मैं बताता हूँ कि एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। कोई क्वेश्चन को 10 मिनट लगते हैं, एंड में कई क्वेश्चन को 3 मिनट लगते हैं, है ना। कोई 5 मिनट में हो जाता है, कोई 6 में हो जाता है। तो इतना हमने स्ट्रेस लेना ही नहीं है यार कि हर एक क्वेश्चन को माइक्रो मैनेज करें। कई बच्चे तो आजकल ये करने लग गए हैं कि 7 मिनट करने हैं ना, इसके इंट्रोडक्शन को 2 मिनट देंगे, बॉडी को 3 मिनट देंगे, कंक्लूजन को 2 मिनट देंगे। भाई ऐसे नहीं होता है, इतना माइक्रो लेवल पे कैसे